आइए आज मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताना चाहूँगा। शायद इस तरह का वीर, विश्वास रखने वाला, कोई ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसा कोई वीर पैदा नहीं हुआ। जब मुइजुद्दीन मोहम्मद सुल्तान मुल्तान जब उच्च पर अधिकार करने की चेष्टा कर रहा था, तो एक 14 साल का लड़का अजमेर की गद्दी पर बैठा। नाम था उसका पृथ्वीराज। 12वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में अजमेर और दिल्ली के राज्यों पर पृथ्वीराज ने शासन किया था और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए पृथ्वीराज अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजाओं में से एक थे। उनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज ने अपनी महानता के संकेतों को अपने शुरुआती समय में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। बहुत ही बहादुर, बुद्धिमान, युद्ध कौशल में निपुण, युवा होने पर वह केवल आवाज के आधार पर लक्ष्य को सटीक रूप से वेध सकते थे। 1179 में 1179 उनके पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान सिंहासन के उत्तराधिकारी हुए। उन्होंने अजमेर और दिल्ली की 2 राज्यों पर शासन किया, जिसे उन्होंने अपने पिता सोमेश्वर चौहान और नाना अनंतपाल से प्राप्त किया था। आइए थोड़ा सा हम और पीछे आवें। पृथ्वीराज चौहान तोमर वंश के राजा अनंतपाल की बेटी का बेटा थे और उसके बाद दिल्ली का राजा हुए। उनके अधिकार में दिल्ली से लेकर अजमेर तक का विस्तृत भूभाग था। पृथ्वीराज ने राजधानी दिल्ली का फिर से निर्माण किया। उससे पहले तोमर नरेश अनंतपाल ने एक गढ़ के निर्माण का आरंभ किया था, जिसे पृथ्वीराज ने विशाल रूप देकर पूरा किया। और यही कारण है कि उनके नाम पर पिथौरागढ़ कहलाता है। आप लोग जब पिथौरागढ़ सुनते हैं तो यह समझ लीजिए कि पृथ्वीराज का उसमें नाम है, उसकी चर्चा है। और दिल्ली के पुराने किले के नाम से आज भी वह जीर्णावस्था में विद्यमान है। तो फिर और चलें पीछे। बात 1134 की है। अनंतपाल दिल्ली के राजा थे और सोमेश्वर चौहान अजमेर के। जब राठौरों ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो अनंतपाल ने अजमेर के राजा सोमेश्वर से उनकी सहायता मांगी, जिसे उन्होंने बिना शर्त स्वीकार किया और अनंतपाल की सहायता की। युद्ध हुआ जिसमें राठौरों की शिकस्त हुई। लाभ यह हुआ कि दोनों में, मतलब अनंतपाल और सोमेश्वर, राजा अनंतपाल और राजा सोमेश्वर में अच्छी गाढ़ी मित्रता हो गई। इधर अनंतपाल की 2 लड़कियां थी, बड़ी सुंदरी, बड़ी रूपवान। नाम था उनका कमलावती और रूप सुंदरी।
राजा अनंतपाल ने अपने इस मित्र सोमेश्वर से कमलावती का विवाह कर लिया और सोमेश्वर चौहान भी इस विवाह से बड़े खुश थे। उधर रूप सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के बेटे जयचंद से कर दिया। आप ध्यान देंगे दो नाम, सोमेश्वर चौहान, अनंतपाल, और इसके साथ ही कन्नौज के राजा विजयपाल के बेटे जयचंद से। तो मुख्य तीन नाम, जयचंद, सोमेश्वर चौहान और अनंतपाल। अनंतपाल दिल्ली के राजा थे, चौहान, सोमेश्वर चौहान अजमेर के, और जयचंद कन्नौज के। अब इस रिश्ते के कारण इन सब राजाओं में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। एक बार यवनों ने आक्रमण कर लिया और उस आक्रमण से कन्नौज पर जब आक्रमण किया तो विजयपाल मारा गया, जिसके कारण अब कन्नौज की राजगद्दी पर जयचंद बैठा। कोई परेशानी नहीं थी, जयपाल मर गए और उसके बाद से वहां पर जयचंद का सब कुछ अच्छा सा चल रहा था। जयचंद का एक भाई था जयपाल, वो बराबर ही विश्वमन करता रहता था और जयचंद को भड़काता रहता था, उनको उत्तेजित करता रहता था। उसका कहना था कि उसके पिता के मृत्यु के जिम्मेदार उसके मौसा राजा सोमेश्वर ही हैं। दरअसल अजमेर और कन्नौज की सेनाएं उन दिनों मिल करके ही यवनों से युद्ध की थी। फिर भी संबंध बुरा नहीं हुआ, संबंध बना रहा। इसी दौरान रानी कमलावती गर्भवती हुई। 1166 में एक बालक पैदा हुआ। नाना अनंतपाल और पिता सोमेश्वर चौहान के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बात गई अनंतपाल के पास कि उसका नामकरण रखें और अनंतपाल ने ही अपने नाती का नाम रखा पृथ्वीराज। दोबारा यवनों ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इस बार भी राजा सोमेश्वर ने जयचंद का साथ दिया। याद कीजिए कि पहले जयचंद ने साथ दिया, जयचंद का सोमेश्वर ने साथ दिया था। उस समय जयचंद के पिता मार डाले गए थे। तो लेकिन इस बार भी कितना भी बात चला, लेकिन सोमेश्वर ने इस बार भी जयचंद का साथ दिया। युद्ध के मैदान में बुरी तरह से जख्मी हो गए थे जयचंद और उसको जयमल ने बचा करके वापस कन्नौज ले आया। ये जो उपकार, ये जो कृतज्ञता किया जयमल ने, उस पर वो जयचंद का विश्वास पात्र बन गया। जयमल अब पहले भी वो शिकायतें किया करता था, पहले ही उकसाता रहता था, पहले ही वो विश्वमन करता रहता था सोमेश्वर के प्रति, लेकिन अब की बार वो थोड़ा सफल हो गया, क्योंकि बचा करके जब लाया तो जयमल जयचंद का विश्वास पात्र बन गया। इधर पृथ्वीराज ने अपने समय के विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को कई बार पराजित किया। युवा पृथ्वीराज ने आरंभ से ही साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। पहले अपने आसपास के विरोध को समाप्त किया, उसके बाद राजस्थान के कई छोटे राज्यों को अपने कब्जे में कर लिया। फिर उन्होंने बुंदेलखंड पर चढ़ाई की। आप जरा इसको आप दिमाग में रखेंगे कि बुंदेलखंड पर जब चढ़ाई की और महोबा के निकट एक युद्ध में चंदेलों को पराजित किया। इसी युद्ध में प्रसिद्ध भाइयों, आप नाम सुने होंगे, आल्हा और उदल ने महोबा को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पृथ्वीराज ने उन्हें पराजित करने के बावजूद उनके राज्य को नहीं हड़पा। और आल्हा उदल तो इतने बहादुर थे कि वो भी एक बहुत ज्यादा पृथ्वीराज के मस्तिष्क पर प्रभाव डाला।
इसके बाद उन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया। किसने? पृथ्वीराज ने। और गुजरात के शासक, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि गुजरात के शासक भीम थे, भीम द्वितीय, जो पहले मुइज्जुद्दीन मोहम्मद को पराजित कर चुका था। यहां पर पृथ्वीराज को मात मिली, पराजित हुए। इस पराजय से बाध्य होकर पृथ्वीराज को पंजाब तथा गंगा घाटी की ओर मुड़ना पड़ा, अब उधर नहीं। इधर आपको बता चुका हूं कि 1149 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और कमलावती देवी के रूप में पृथ्वीराज का जन्म हुआ था। और उनके नाना अनंतपाल पृथ्वीराज के, युवा पृथ्वीराज के वीरता से बहुत प्रभावित हुए। आगे जाकर के उन्होंने अपना वारिस बनाया। किसको? पृथ्वीराज को। कहां का? अपना बनाया, अपना वारिस बनाया। कहां के लिए? दिल्ली के लिए। यही बहुत बड़ा कारण बना जयचंद की ईर्ष्या का। इधर एक युद्ध में सोमेश्वर चौहान यानी पृथ्वीराज के पिता 1179 में उनका निधन हो गया और पृथ्वीराज इस प्रकार अजमेर के ही राजा नहीं हुए वरन वह दिल्ली के भी राजा हुए। इस प्रकार दो राजधानियों अजमेर और दिल्ली का वो शासक बन गए। और भी पृथ्वीराज ने अन्य अभियानों पर जोर दिया अपने प्रदेशों का विस्तार करने के लिए, क्योंकि उनके पास अब तो दो राज्यों की सेनाएं थीं, दो राज्यों के प्रमुख थे। उनके प्रारंभिक अभियान राजस्थान के छोटे राज्यों के खिलाफ भी था और जिसमें उन्होंने बड़े आसानी से जीत हासिल कर ली थी। एक बार उन्होंने खजुराहो और महोबा के चंदेलों के खिलाफ अभियान चलाया और आप बता ही चुका हूं कि चंदेल को पराजित करने में वो सफल रहे। और इस अभियान से महत्वपूर्ण ख्याति पृथ्वीराज की पूरे क्षेत्र में, मतलब क्षेत्र का मतलब यह दिल्ली, अजमेर और उसके आसपास के इलाके में एक बहुत बड़े वीर योद्धा के रूप में पृथ्वीराज की ख्याति हुई। यद्यपि इन अभियानों के जरिए अपने प्रदेशों का विस्तार और बचाव करने में वो सक्षम थे, उन्होंने खुद अपने पड़ोसी राज्यों से राजनीतिक रूप से अलग रखा। 1178 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पूर्व पंजाब में भटिंडा के किले पर हमला किया तो पृथ्वीराज चौहान चौंक उठे। वो क्षेत्र इनकी सीमा पर था। चौहान ने अपने मौसा, कौन मौसा याद करिए, जी हां, जयचंद की मदद के लिए अपील की, क्योंकि बात मोहम्मद गौरी की थी, विदेशी की थी। लेकिन पृथ्वीराज से ईर्ष्या के कारण उन्हें सहायता देने से इनकार कर दिया। अच्छा, ईर्ष्या क्यों हुई? थे तो वो रिश्तेदार ही, वो मौसा थे जयचंद पृथ्वीराज के। इधर इनकी मां कमलावती और उधर रूप सुंदरी दोनों बहनें थी, तो वो मौसी थी। लेकिन ईर्ष्या ये हुआ कि दिल्ली, उनके नाना दिल्ली का शासन उनको दे दिया। तो जब भटिंडा में जाकर के दोनों सेनाओं के बीच भयानक लड़ाई हुई, इसी को कहते हैं तराइन की पहली लड़ाई। और उधर जयचंद ने तो साथ नहीं दिया। यह पूरी तरह से पृथ्वीराज के अपनी वीरता पर निर्भर हुआ, लेकिन पृथ्वीराज ने युद्ध जीता। मोहम्मद गौरी को कैद कर लिया। गौरी ने दया के लिए विनती की। पृथ्वीराज एक उदार राजा थे,
इसलिए उन्होंने उसे रिहा करने का फैसला कर दिया। और यह सबसे बड़ी गलती, और गलती पर गलती आगे भी सुनेंगे, गलती पर गलती पृथ्वीराज करते गए। उनके कई मंत्री दुश्मन को दया देने के फैसले के खिलाफ थे, लेकिन पृथ्वीराज ने सम्मान पूर्वक वाह रे चौहान, वाह रे क्षत्रिय वीरता, सम्मान पूर्वक गौरी को छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता से अब एक नया कहानी सुनिए। संयुक्ता भी कहीं कहीं लिखते हैं लोग, संयोगिता बहुत ही सुंदर थी। और इससे भी बड़ी बात यह हुई कि संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से बहुत प्यार करती थी। लेकिन संयोगिता के पिता ने इस जोड़ी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पृथ्वीराज एक विरोधी और दुश्मन समूह के थे। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक स्वयंवर की व्यवस्था की। तो ठीक है, स्वयंवर में पृथ्वीराज आते, संयोगिता उनको वरमाला पहनाती, लेकिन नहीं, उन्होंने सभी योग्य राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं। पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज की एक मिट्टी की मूर्ति की वहीं स्थापना की कि तमाम राजा आए हुए हैं, पृथ्वीराज नहीं हुए, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई वो भी राजा थे, इसलिए उनको मिट्टी की मूर्ति की स्थापना कर दी। एक प्रकार का ये एक बेइज्जती किया गया पृथ्वीराज का, और उन्हें द्वारपाल के जगह पर रखा। पृथ्वीराज और संयोगिता को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बाहर निकलने की योजना तैयार की। जब स्वयंवर में संयोगिता ने वहां मौजूद सभी राजकुमारों को नजरअंदाज कर दिया और मिट्टी के पुतले को माला पहना दी, फिर पृथ्वीराज जो प्रतिमा के पीछे खड़े थे वो वहां से बाहर निकले और संयोगिता को लेकर के दिल्ली भाग गए। संयोगिता ने कई बच्चों को जन्म दिया बाद में, अक्षय, रेंसी, कई सारे बच्चे थे जिनका अभी चर्चा मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जयचंद इस अपमान का बदला लेने की तो फिराक में था। वो चाहता नहीं था संयोगिता का पृथ्वीराज से विवाह, लेकिन ये चोरी से इन लोगों ने विवाह कर लिया और भाग भी गए और कुछ नहीं कर सका जयचंद। उधर मोहम्मद गोरी भी प्रतिशोध लेना चाहता था। अब देखे, एक बार कहां उसको दया की भीख मांगी थी, लेकिन वह बेईमान प्रतिशोध लेना अभी भी चाहता था। और उसने कितनी बार आक्रमण किया जी दिल्ली पर, और 16 बार अब तक आक्रमण कर लिया और पृथ्वीराज से हार चुका था, और हर बार पृथ्वीराज उसे माफ कर देते थे। यह भी इतिहास की अद्भुत घटना है कि 16 बार मोहम्मद गोरी आक्रमण किया दिल्ली पर, हार चुका, और फिर भी पृथ्वीराज उसे माफ कर देते थे। आज भी इसे नादानी और गलती कहेंगे ही। मोहम्मद गोरी को छोड़ने का निर्णय एक बहुत भूल पृथ्वीराज के लिए साबित हो गया, क्योंकि गोरी ने अगली लड़ाई के लिए अपनी सेना को फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। 1192 में गोरी ने 1,20,000 लोगों की सेना के साथ चौहान को पुनः एक बार चुनौती दी, जो चुनौती की दूसरी लड़ाई के रूप में जाना जाने लगा। विपरीत इसके पृथ्वीराज की सेना में 3,000 हाथी और 30,000 घुड़सवार, काफी पैदल सेना भी शामिल थे। गौरी जानता था कि हिंदू योद्धाओं में सिर्फ, अब देखिए यहां पर उसका किस तरह से अपना शुरू कर रहा है। वो तो जानता था कि जब 16 बार पृथ्वीराज से हार चुके हैं तो संभावना हो सकता है कि फिर भी हार जाए गौरी की सेना। इसलिए क्या किया गौरी ने, वो जानता था कि योद्धाओं में, हिंदू योद्धाओं में सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक
एक उनके यहां नियम है, वो संघर्ष करने का नियम था, यही रिवाज था। इसलिए उसने अपने सैनिकों को 5 हिस्सों में बांट दिया। शुरुआती घंटों में विश्वासघाती हमला किया। जब राजपूत सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं थी, ये रात का समय था, सभी सैनिक अपने अपने जगह पर विश्राम कर रहे थे और ये मान रहे थे कि युद्ध में ये तो नियम है ही कि रात को आक्रमण नहीं होगा, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय होती है। अचानक रात में उनकी सेना पर आक्रमण किया जाता है और पृथ्वीराज को बंधक बना लिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में पृथ्वीराज के एक ये बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको जरा याद रखना होगा, मित्रता की मिसाल के रूप में याद रखना होगा कि पृथ्वीराज के एक मित्र थे और बराबर उनका साथ देते रहते थे। मानना है ये कि इनके इस मित्र का जन्म भी उसी दिन हुआ था जिस दिन पृथ्वीराज का हुआ था, और इन दोनों मित्रों की मृत्यु भी एक ही दिन लगभग एक ही समय पर हुई। क्या ऐतिहासिक बात है। इस मित्र का नाम था चंदबरदाई। ये वही चंदबरदाई हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, जिसे हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। चंदबरदाई का पृथ्वीराज के साथ बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था, और कुछ ऐसा था कि जब तराइन के दूसरे युद्ध में पराजय के बाद पृथ्वीराज को गजनी भेजा गया तो चंदबरदाई भी इनके साथ हो लिए। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। वहां पृथ्वीराज चौहान को बहुत बहुत यातनाएं दी गई। धातु की गर्म क्षणों से इनके नेत्र को जला डाला गया, अंधा कर दिया गया। चंदबरदाई अपने मित्र के साथ किए गए इस दुर्भाव में तड़पते रहे, बिलखते रहे। तभी चंदबरदाई ने एक उपाय उनको सूझा, एक युक्ति उनको सूझा, और उन्होंने किसी तरह से मोहम्मद गोरी का विश्वास जीत लिया और उसका प्रिय भी बन गया। एक दिन चंदबरदाई ने पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण चलाने की क्षमता को मोहम्मद गोरी के सामने बहुत ही आकर्षक ढंग से पेश किया। गोरी को जिज्ञासा हुई इस कला को देखने की, सो पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया गया और कला प्रदर्शन का आदेश दिया गया। पृथ्वीराज अपनी कला प्रदर्शन करते रहे और तभी सही मौका देखकर चंदबरदाई ने एक दोहा पढ़ दिया, और वो दोहा था 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और फिर क्या बात। पृथ्वीराज ने इस मौके को चूके बिना इस गणना को अपने मन में बैठा करके भुना लिया इस अवसर को, और 24 गज और 8 अंगुल पर बैठे मोहम्मद गोरी अगले बाण का शिकार हुआ। और इस तरह चंदबरदाई ने अपने श्रेष्ठ मैत्री का परिचय देते हुए गोरी का वध करने में पृथ्वीराज की मदद की। इससे पहले कि शत्रु की तरफ से कोई और आक्रमण होता, क्योंकि मारा गया था मोहम्मद गोरी, दोनों ने स्वयं एक दूसरे को कटार निकाला और दूसरे एक दूसरे को मार करके उस मित्रता को अमर कर दी। पृथ्वीराज भी मर गए, चंदबरदाई भी मर गए, और उसी समय गोरी भी मर गया। अब सोच रहे होंगे संयोगिता का क्या हुआ। मोहम्मद गोरी द्वारा पति को बंदी बना लेने के बाद महारानी संयोगिता या संयुक्ता अन्य महिलाओं के साथ अफगान आक्रमणकारियों को आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने जीवन की आहुत दे दी। ये सारी बातें खत्म हो जाएं, लेकिन इसके पहले मैं आपको पृथ्वीराज की एक बेटी बेला नाम था उसका, और जयचंद की पौत्री थी
कल्याणी, यानी कल्याणी और बेला मौसेरी बहनें थीं। आइए उसके बारे में, बेला और कल्याणी के बारे में हम बात करें। संसार में बच्चों अनेक योद्धा हुए हैं। कर्ण हुए, द्रोणाचार्य हुए, अर्जुन हुए, सभी योद्धा थे। भारत में कई योद्धा तो धर्म की रक्षा के लिए लड़े। ऐसे योद्धाओं को धर्म योद्धा भी कहा जाता है। युगों युगों से महान योद्धाओं का गढ़ रहा है भारत। भारत की धरती पर न जाने कितने सूरवीर पराक्रमी योद्धाओं ने अपने खून से कभी ना मिटने वाला इतिहास लिखा है, बनाया है। और ऐसे योद्धाओं में पुरुषों के साथ स्त्री भी हैं, स्त्रियां भी हैं। भारत की नारी कभी भी किसी से पीछे नहीं रही। वक्त पड़ने पर स्त्रियों ने अपने शरीर में खून की आखिरी बूंद तक अपने राष्ट्र की, अपने परिवार की और अपनी खुद की रक्षा की है, अपनी लाज बचाया है। ऐसी ही थी ये दो बेटियां, बेला और कल्याणी। बेला पृथ्वीराज की बेटी और कल्याणी उसकी मौसेरी बहन, जिन्होंने लाज बचाने के लिए आक्रांता, नराधम, नरपिशाच, दुष्ट, जिहादी कितनी गालियां दें, मोहम्मद गोरी और उसके काजी की मौत की गोद में सुलाकर मुगलों से अपनी लाज बचाने के लिए आत्मदाह कर लिया। क्या हुआ था? वर्तमान पीढ़ी, आज की पीढ़ी उन दो बहनों को भूल गई। इतिहासकार भी बहुत चर्चा नहीं करते। पृथ्वीराज के उस बहादुरी के छाया में इन दो बहनों की बहादुरी धूमिल होती गई। लेकिन उन दिनों भारत के हर एक व्यक्ति के मुख पर उन दोनों का नाम था। आपको बता ही चुका हूं कि बेला तो पृथ्वीराज चौहान की बेटी थी और कल्याणी जयचंद की पौत्री थी और बेला की मौसेरी बहन। पृथ्वीराज चौहान तो देशभक्त और राष्ट्र प्रेमी थे, वहीं जयचंद एक गद्दार था। यह क्या हो गया कि जयचंद की पौत्री कल्याणी राष्ट्रभक्त हुई। चौहान की बेटी बेला की सखी थी कल्याणी। और यह बात उन दिनों की है जब मोहम्मद गौरी भारत को लूट रहा था, यानी मोहम्मद गौरी के मरने के पहले, और वो खजाने को लूटकर अपने वतन ले जा रहा था। उसी समय मोहम्मद गौरी की नजर बेला और कल्याणी पर पड़ी। वह उन दोनों को जबरदस्ती अपने साथ अपने वतन ले गया। गौरी जैसे ही अपने वतन पहुंचा तो उसके काजी ने कहा कि आओ गौरी, हमें तुम पर नाज है कि तुमने हिंदुस्तान पर फतह करके इस्लाम का प्रचार किया है। बताओ सोने की चिड़िया हिंदुस्तान के कितने पर काट करके लाए हो। काजी के पूछने पर गौरी ने कहा, मैं हिंदुस्तान से 70 करोड़, जरा उसके लूट का एक छोटा सा उदाहरण दीजिए, कि 70 करोड़ दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के, 50,04,00,000 मन सोना, 50,04,00,000 मन सोना और चांदी, इसके अतिरिक्त मूल्यवान आभूषणों, मोतियों, हीरा, पन्ना, वस्त्र जरीदार और ढाके की मलमल की लूट खसोट कर भारत से गजनी की सेवा में लाया हूं। मंदिरों को लूटकर 17,000 सोने और चांदी की मूर्तियां लाई गई हैं। 2,000 से अधिक कीमती पत्थरों की मूर्तियां और शिवलिंग भी लाए गए हैं। और बहुत से पूजा स्थलों को तो नैप्था और आग से जलाकर जमींदोज कर दिया गया है। हिंदुस्तान से बंदियों को गुलाम बनाकर भी लाया हूं। इन गुलामों की सार्वजनिक बिक्री की जाएगी और कई मुस्लिम देशों में इन बंदियों को बेचा जाएगा। यह सुनते ही काजी ने गौरी की तारीफ की, लेकिन कहा कि हमारे लिए कोई खास तोहफा लाए हो या नहीं लाए। गौरी ने कहा, यह कैसे मैं भूल सकता था। बताया कि 2 जन्नत की हूरों से भी सुंदर जयचंद की पौत्री कल्याणी और पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला को बंदी बनाकर लाया हूं। काजी की इजाजत पाते ही गौरी ने कल्याणी और बेला को काजी के सामने लाकर खड़ा कर दिया।
कल्याणी और बेला की अद्भुत सुंदरता को देख करके काजी पागल हो गया। उसे लगा कि स्वर्ग से अप्सराएं आ गई हैं। उसने दोनों से निकाह करने को कहा और उनके मना करने पर उसने उनसे जबरदस्ती संबंध बनाने को बोला कि अगर तुम लोग मना करते हो विवाह के लिए तो हम जबरदस्ती संबंध बनाएंगे। तो बेला और कल्याणी ने काजी से कहा कि हम दोनों आपसे निकाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी भी 2 शर्तें हैं। काजी तो पागल था। काजी ने कहा, कहो क्या शर्तें हैं तुम्हारी? तुम जैसी हूरों के लिए तो मैं कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। दोनों राजकुमारियों ने कहा, पहली शर्त तो यह है कि शादी होने तक हमें अपवित्र न किया जाए, हमसे संबंध न बनाया जाए। और दूसरी शर्त यह है, हमारे यहाँ प्रथा है कि लड़के के लिए लड़की के यहाँ से विवाह के कपड़े आते हैं, अतः दूल्हे का जोड़ा भारत से आएगा। काजी ने कहा, इसमें हमें क्या परेशानी, हमें मंजूर है। बेला और कल्याणी ने भारत में कविचंद बरदाई के नाम एक रहस्यमयी खत लिखा और भारत भूमि से काजी के लिए दूल्हे का जोड़ा मंगवा लिया। कहीं आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यह बात तब है जब चंद बरदाई मरे नहीं थे, गौरी मरा नहीं था। काजी के साथ बेला और कल्याणी के निकाह का दिन मुकर्रर हो गया और यह निकाह का दिन रहमत झील के किनारे बनाए गए नए महल में निकाह की तैयारी शुरू हो गई। जबरदस्त तैयारी। चंद बरदाई द्वारा भेजे गए कपड़े पहनकर काजी विवाह मंडप में आया। क्या क्या खुशियां, क्या रत्न जटित कपड़े थे। इस निकाह को देखने के लिए बाहर जनता की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तभी बेला ने काजी से कहा, हमारे होने वाले सरताज, हम कलमा और निकाह पढ़ने से पहले जनता को झरोखे से देखना चाहती हैं, क्योंकि विवाह से पहले जनता को दर्शन देने की हमारे यहां प्रथा है। और फिर तो आपके यहां तो पता ही है कि आप तो बुढ़ापे में जन्नत की सबसे सुंदर हूरों से निकाह कर रहे हैं, तो निकाह होने के बाद तो हमें जीवन भर बुर्का पहनना ही है, तब हमारी सुंदरता का होना और न होना बराबर ही होगा। इस पर काजी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। काजी ने उत्तर दिया, बोला, और कल्याणी और बेला के साथ राजमहल के कंगूरे पर सबसे ऊंची चोटी पर गए और वहां पहुंचते पहुंचते ही काजी के दाहिने कंधे से आग की लपटें निकल गई। ये क्या हो गया? वह तो इन हूरों को ऊपर ले गया, लेकिन कैसे वो आग की लपटें निकल गई थी? क्योंकि कबचंद जो बरदाई ने बेला और कल्याणी का जो रहस्यमयी पत्र समझकर पढ़ करके समझ गया और उसने तीक्ष्ण विष में सने हुए कपड़े भेजे थे। काजी इधर उधर पागल की तरह से भागने लगा और जलन मचने लगी, आग जलने लगा। तब बेला ने उससे कहा, तुमने ही गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। दुष्ट, हमने तुझे मारने का पूरा पूरा षड्यंत्र रचकर अपने देश को लूटने का बदला ले लिया है। हमें हिंदुत्व प्यारा है, हम हिंदू कुमारियां हैं, समझे? इसमें कितना साहस है जो जीते जी हमारे शरीर को हाथ भी लगा दे। तू निकाह करने चला था? कल्याणी बोली, तुम बड़े मजहबी बनते हो, अपने धर्म को शांतप्रिय धर्म बताते हो, जिहाद का ढोल पीटते हो और जिहाद के नाम पर लोगों को लूटते हो और शांति से रहने वाले लोगों पर जुल्म डालते हो। धिक्कार है तुझे। तुम पर इतना कहकर, उस पर इतना कहकर के वो जो दोनों बालिकाओं ने महल की छत से बिल्कुल वो खड़ी तो थी वहीं पर, एक दूसरी की छाती में विष बुझी कटार जोर से भोंक दी और उनके प्राणहीन देह उस ऊंची छत से नीचे लुढ़क गए। पागलों की तरह से इधर उधर भागता हुआ काजी भी तड़प तड़प कर मर गया। भारत की इन दोनों बहादुर बेटियों ने विदेशी धरती पर पराधीन रहते हुए भी बलिदान की जिस गाथा का निर्माण किया, सारा हिंदुस्तान का वो गर्व है, गौरव है। और उन दिनों तो बच्चों के मुंह पर इनकी गाथा गाई जाती थी। सारा भारत इन बेटियों के बलिदान को श्रद्धा के साथ याद करे, यही उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है। एक और विश्लेषण छोटा सा ये कर दूं कि हम हमेशा ही यार जीतते रहे,
लेकिन अनावश्यक दयालुता के कारण हम जीती हुई बाजी हारते रहे। पृथ्वीराज ने 17 बार गौरी को हराया, लेकिन उसके विश्वासघात के बारे में कभी नहीं सोचा। और हिंदुस्तान ऐसा हो नहीं पाता जो हिंदुस्तान की दुर्दशा हुई पृथ्वीराज की दयालुता के कारण।